Now we are going to discuss about external genitalia of male reproductive system. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक होता है इंटरनल जेनिटेलिया। और इस वीडियो में हम स्पेशली जो स्टडी करेंगे वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें हमें दो स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्क्रोटम एंड सेकंड इज़ यूरेथ्रा। बट यूरेथ्रा में जो नीचे ब्रैकेट में लिखा है आपको उस पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स, विद इन पिनिस। तो पिनिस वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया? स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया? तो दरअसल आपको याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक वो जो हम विजुलाइज कर सकते हैं और एक वो ऑर्गन्स जो हम विजुलाइज नहीं कर सकते। ओके, तो जो बॉडी सरफेस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ मेल, उनको हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। ओके, तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि ये वो दो स्ट्रक्चर हैं जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या है? स्क्रोटम और पिनिस। ओके, तो स्क्रोटम आप इसमें देख सकते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? एज यू नो कि स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन फंक्शन होता है एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी प्रोवाइड करना, क्योंकि इन केस ऑफ मेल जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। ओके, बॉडी के बाहर मतलब एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और ये कैविटी स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है जो टेस्टिकल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट सिंथेसाइज करते हैं इन केस ऑफ मेल, जिनको हम स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर हमारे टेस्टिकल्स को चाहिए वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लो होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, और वो टेम्परेचर कब मिलेगा? जब वो बॉडी से बाहर होंगे। तो डेट्स वाई टेस्टिकल्स को वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कौन? स्क्रोटम। ये टेम्परेचर होता है 33 to 34 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। डेट्स वाई हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर है। किसके लिए? टेस्टिकल्स के लिए। इसलिए टेस्टिकल्स जो हैं वो स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं। ओके, सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। और ये कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है डेट इज़ पिनिस। इसमें आपको एक लाइन दिख रही होगी जो यूरेथ्रा है। एक्चुअल में यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से राइज हुआ है और प्रोस्टेट से होता हुआ पिनिस में जा रहा है, तो इसे पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। बट हमें पिनिस के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसको हम एक्सटर्नली विजुलाइज कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी सरफेस पर लोकेटेड होता है। तो एक्चुअल में जो पिनिस होता है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मीन्स ये कॉपुलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उस दौरान एक इंसिमिनेशन प्रोसेस होता है, उसको परफॉर्म करता है। तो पहले कॉपुलेशन क्या होता है? कॉपुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब मेल और फीमेल मैटिंग होती है। ओके, और इस मैटिंग के दौरान जो पीनिस है वो स्पर्म या सीमन को वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू मीन्स वेजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करता है। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि पीनिस को इंसर्ट करके वेजाइना में देन स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है, सीमन को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को इंसिमिनेशन कहते हैं। तो कॉपुलेशन के दौरान जो इंसिमिनेशन प्रोसेस है वो विदाउट पेनिस इज़ नॉट पॉसिबल। डेट्स वाई। और ये एक इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, और वो टिश्यू क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि पेनिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू ट्रांसफ़र सीमन इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो डेट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम एंड यूरेथ्रा। अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन। So now students, we are going to anatomy. We are going to discuss about anatomy of scrotum. तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो स्क्रोटम है उसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका फंक्शन बड़ा सिंपल है कि ये हमारे टेस्टिकल्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और इस टेम्परेचर की वजह से जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं वो स्पर्म्स को सिंथेसाइज कर पाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो अब जब हम उसको की एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला डायग्राम है उसमें आप स्क्रोटम की रिंकल्ड स्किन को विजुलाइज कर सकते हैं। ये स्किन पर जो रिंकल्स हैं
इन रिंकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिकल्स। वो कैसे, वो भी बात करेंगे। फिर आपको इसमें रफ़े दिख रहा होगा। रफ़े एक स्पेशल सेप्टम होता है। जब हम इसको डाइसेक्ट करते हैं तो डाइसेक्ट करने पे आप देख सकते हैं कि वो स्क्रोटल सेप्टम, जो वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, जो लेफ़्ट और राइट टेस्टिकल्स को सेपरेट कर रही है, वो रफ़े से एसोसिएट होती है। ओके, तो आप देख सकते हैं स्क्रोटल सेप्टम। अब हम बात करते हैं नीचे प्रेजेंट दो स्पेशल मसल्स की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनके बारे में हम मोस्टली अवेयर नहीं होते। तो उसमें पहली जो मसल्स है डेट इज़ क्रीमेस्टर मसल्स। ये क्रीमेस्टर्स मसल्स एक तरह की स्मूथ मसल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं इन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स, इन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी लोकेशन याद रखना है। इन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं, और जो स्क्रोटम से एसोसिएट मसल्स होती हैं उनको हम डार्टोस मसल्स कहते हैं। ये एक्चुअल में स्क्रोटम लेयर की जो इनर मोस्ट लेयर है, ओके, वो डार्टोस मसल से बनी हुई है। आप विजुलाइज कर सकते हैं डार्टोस मसल्स को इसमें। अब हम बात करते हैं दोनों के फंक्शन की। तो सबसे पहले मैं डार्टोस मसल्स के फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स याद रखना है ये रिंकल्स जो आप देख रहे हैं, ये रिंकल्स अभी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में, एक्चुअल में डार्टोस मसल से रेस्पॉन्सिबल है इन रिंकल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए। जब ये रिंकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो हमारा स्क्रोटल सैक होगा वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिससे ये कंडीशन जब आती है जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो। उस दौरान ये रिंकल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा स्क्रोटल सैक थिक हो जाता है और देन टेम्परेचर बिकम्स हाई। ओके, तो इससे टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और एंड ये ईजी होता है क्या करने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन कब आती है, जब मान लीजिए हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो हमारे टेस्टिकल्स का एक्सटर्नल टेम्परेचर है, अगर जो बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे समर डेज, उस दौरान डार्टोस मसल्स रिलैक्स हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिंकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये रिंकल्स जो हैं कम हो जाते हैं, जिससे हमारा जो स्क्रोटल सैक है वो थिन हो जाएगा। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर बिकम्स लो। तो हमारे टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि हमारे टेस्टिकल्स जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, तो उन्हें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें स्क्रोटम में लोकेट किया गया है, डेट्स वाई। तो इस तरीके से हमारी डार्टोस मसल्स वर्क करती है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिकल्स। ओके, अब हम बात करते हैं क्रीमेस्टर मसल्स की। क्रीमेस्टर्स मसल जैसे मैंने आपको बताया कि इन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से एसोसिएट भी होते हैं और बॉडी से दूर भी जाते हैं। मतलब कहने का ये कि इनकी बॉडी से अटैचमेंट भी होती है और बॉडी से कुछ कंडीशंस में दूर जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है क्रीमेस्टर मसल्स की मूवमेंट। टेस्टिकल्स मान लीजिए अगर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो टेस्टिस हमारी बॉडी से एसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रीमेस्टर मसल्स। तो क्रीमेस्टर मसल्स उनको अपवर्ड मूव कराती हैं, जिससे वो हमारी बॉडी से एसोसिएट हो जाते हैं और हमारी बॉडी से टेम्परेचर उनको मिलता है, जिससे वो अगेन स्पर्म प्रोडक्शन कर पाते हैं। सिमिलरली क्रीमेस्टर मसल्स अगर जो टेम्परेचर हाई है, एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई है, तो क्रीमेस्टर मसल डाउनवर्ड मूव करेंगी, जिससे जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारे जो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है एंड देन अगेन टेस्टिकल टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से जो हमारी क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल्स हैं दे इन्वॉल्व टू मेंटेन टेस्टिकल टेम्परेचर फॉर द सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्क्रोट। अब हम स्टूडेंट्स एक बार नोट्स पर नज़र डालते हैं एंड देन आपको टॉपिक क्लियर होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम एक बार नोट्स पर नज़र डालते हैं जिससे आपको एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक सैक ऑफ स्किन होता है। ओके, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट्स वाई इसको हम सैक ऑफ स्किन कहते हैं। और आपको याद रखना है कि इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ। ओके, और उनके नाम आपको याद रखने हैं। क्रीमेस्टर मसल्स जो इन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स प्रेजेंट होती है, और एक डार्टोस मसल जो इनर लेयर ऑफ स्क्रोटम होती है। ओके, और जैसा कि आपको पता है ये हैंगिंग फॉर्म में पाए जाते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड देन प्रोवाइड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी टू टेस्टिकल्स।
जिससे वो स्पर्म्स को कंटिन्यू प्रोडक्शन करते रहें। इसके साथ साथ ये टेस्टिस को होल्ड भी करते हैं, एज यू नो। नाउ आपको याद रखना है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी जो एक्सटर्नल पोजीशन है वो हेल्प करती है क्या करने में, उनको लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करने में, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। डेट्स वाई स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं वो हमारी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी कौन प्रोवाइड करता है, स्क्रोटम करता है, और उसकी वजह से जो हमारे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और वो कितना होता है 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 36 या 36.5, ओके, तो उससे कम होगा 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ sperm inside testicles. Okay, so which is required for sperm production, as you know. अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं टू मेंटेन टेस्टिकुलर टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने के लिए जो मसल्स यहाँ इन्वॉल्व होती है उसमें पहली मसल्स है डार्टोज मसल्स, और आपके दिमाग में उसका एप्पल बन रहा होगा कि जो इनर लेयर थी किसकी, स्क्रोटम की, उसे हम डार्टोज मसल्स कहते हैं। तो ये लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती है डीप टू द स्किन ऑफ स्क्रोटम। ओके, और वो कैसे करती है, जैसे रिंकल्स जो दिखाए थे आपने वहाँ विजुलाइज किए थे, वो रिंकल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्क्रोटल सैक है वो थिक और थिन होता है। ओके, और वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल टेम्परेचर पे। तो जैसा एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ड्यूरिंग विंटर सीजन जो स्क्रोटल होगा, वो स्क्रोटल सैक होगा वो कैसा होगा, थिक होगा या थिन होगा। तो ये कमेंट के जरिए आप मुझे बताएं। देन क्रीमेस्टर मसल, जो सेकंड मसल्स थी जो इन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स आप देख सकते हैं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल सराउंडिंग द टेस्टिस, लेकिन इनका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ टेस्टिकल्स टुवार्ड्स द बॉडी या फिर अवे फ्रॉम द बॉडी, वो डिपेंड करता है अगेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ बोथ मसल्स raise and lower the testis towards या away from the abdominal cavity and increasing decreasing testicular temperature। तो यहाँ पर इन्होंने कलेक्टिवली बता दिया और उनको मैंने इंडिविजुअली मेंशन कर दिया है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्क्रोटम एंड वेरी वेल यू कैन मेक एन एप्पल। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटरली अबाउट द रियल मैकेनिज्म टू मेंटेन द टेस्टिकुलर टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो सेकंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम पेनिस कहते हैं। तो डेट्स वाई इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ द पेनिस। ओके, तो पेनिस की एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर दो डायग्राम आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें पहले हमें पेनिस को ही डिस्कस करना है। तो इसमें हम मोस्टली पेनिस पर ध्यान देंगे। ओके, तो पेनिस एक्चुअल में 4 टर्म्स का सम होता है, जो स्टार्ट होता है विद आवर बेस एसोसिएटेड विद आवर प्यूबिक बोन्स। तो आप देख सकते हैं प्यूबिक बोन्स से एसोसिएटेड पार्ट आपको दिख रहा होगा, डेट इज़ बेस। ओके, और फिर देन साफ्ट जो लार्जेस्ट पार्ट होता है पेनिस का। ओके, एंड देन ग्लैंस जो एक बल्जिंग सरफेस होता है एट द टिप या वी कैन से टिप ऑफ द पेनिस, जिसको हम ग्लैंस पेनिस भी कहते हैं। एंड देन उसकी जो कवरिंग है डेट इज़ फोरस्किन। तो इन 4 टर्म्स को जब हम मिलाते हैं देन पेनिस कंप्लीट बनता है। ओके, और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो अपर सरफेस है, जहाँ पर आप इरेक्टाइल टिश्यू लिखा हुआ देख रहे हैं, ये डोर्सल सरफेस होता है, और जो नीचे की तरफ जो टुवार्ड द स्क्रोटम होता है पेनिस का जो सरफेस, उसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारा जो पेनिस होता है उसके 2 सरफेस होते हैं। एक सरफेस है डोर्सल सरफेस, जो आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, जिस पर इरेक्टाइल टिश्यू की लेबलिंग दिखाई गई है, और जो नीचे की तरफ टुवार्ड्स द स्क्रोटम होता है जो सरफेस, उसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ओके, तो वेंट्रल और डोर्सल सरफेस क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब यूरेथ्रल ओपनिंग एज यू कैन सी, तो यूरेथ्रल ओपनिंग को दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स हम यूरिनोजेनिटल ओपनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ मेल जो पिनाइल यूरेथ्रा होता है वो एक कॉमन पाथवे होता है फॉर सीमन एज वेल एज यूरिन। तो डेट्स वाई इसलिए हम इसको यूरिनोजेनिटल ओरिफिस भी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो है इसको हम यूरिनोजेनिटल ओपनिंग या फिर कैन से यूरिनोजेनिटल ओरिफिस भी कहते हैं। ओके, अब हम इसको डाइसेक्ट करते हैं। तो डाइसेक्ट करने पे आप देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं, इसमें आपको पिंक कलर के 3 टिश्यू दिख रहे होंगे। 2 सिलेंड्रिकल टिश्यू जो हैं उनकी लेबलिंग है कॉर्पोरा
कैवर्नोसा। आपको याद रखना है कॉर्पोरा कैवर्नोसा को इरेक्टाइल टिश्यू कहा गया है क्योंकि ड्यूरिंग कोपुलेशन जो हमारा पेनिस होता है वो इरेक्टाइल हो जाता है, तो डेट्स वाई उसको इरेक्ट करने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो डोर्सल सरफेस पर लोकेटेड टिश्यू होते हैं, जो 2 सिलेंड्रिकल टिश्यू होते हैं जिनको हम कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं। ओके, फिर कॉर्पस कैवर्नोसा के जस्ट नीचे जो वेंट्रल सरफेस होता है उस तरफ आपको एक अनदर टिश्यू दिखेगा, डेट इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो आगे जाके एट द टिप एक बल्जिंग सरफेस बनाता है जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ओके, तो ग्लैंस पेनिस जो है स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, कॉर्पस स्पोंजियोसम की, और इस कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच में आपको एक ओपनिंग दिख रही होगी जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, तो यूरेथ्रा को कैरी करने वाला जो टिश्यू होता है पेनिस के अंदर उसे हम कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं, जो वेंट्रल सरफेस पर लोकेटेड होता है, और जो डोर्सल सरफेस पर लोकेटेड टिश्यू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं। ओके, फिर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ब्लड वेजल्स और डोर्सल नर्व्स आप देख सकते हैं, क्योंकि डोर्सल सरफेस है। आपको मैं बता दूं कि जो डोर्सल सरफेस होता है पेनिस का उसमें डोर्सल ब्लड वेजल्स भी आप देख सकते हैं, डोर्सल नर्व्स भी देख सकते हैं, और जनरली जो हमारे पेनिस के सराउंडिंग मीन्स कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम की जो सराउंडिंग होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड रहती है। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द पेनिस। ओके, अब now in this next section we will discuss about the notes of this anatomy. अब स्टूडेंट्स एक बार हम नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेनिस है वो हमारा सेकंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ओके, तो इसकी जो एक्सटर्नल पेनिस जो होता है एज यू नो कि उसके मैंने आपको 4 पार्ट्स मेंशन किए थे, एक बेस एंड देन सॉफ्ट एंड देन ग्लैंस पेनिस एंड देन उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी डेट इज़ प्रीप्यूस, या वी कैन से फॉर स्किन। तो ये जो चारों पार्ट हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सटर्नल पेनिस को बनाते हैं। ओके, फिर जब इंटरनल पेनिस की हमने स्टडी करी तो इंटरनल पेनिस में सबसे पहले यूरेथ्रा आपके दिमाग में बन रहा होगा, जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, यूरिन एंड सीमन आउट ऑफ द बॉडी। डेट्स वाई यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, और इन अदर टर्म्स हम उसको कॉमन पाथवे मानते हैं किसके लिए, यूरिन और सीमन के लिए। दैट्स वाई इसलिए हम उसको यूरिनोजेनिटल ओरिफिस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ओरिफिस, या वी कैन से ओपनिंग। अंडरस्टैंड नाउ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जब हमने उसका डाइसेक्शन किया था तो डाइसेक्शन करने पर उसमें 3 सिलेंड्रिकल बॉडीज़ आपको दिखाई दी थी, जो तीनों ही इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। ओके, जिसमें 2 जो हैं वो डोर्सल सरफेस पर लोकेटेड थे और जो एक था वो वेंट्रल सरफेस पर लोकेटेड था। तो आपको याद रखना है स्पॉन्जी नेटवर्क ऑफ वेस्क्यूलर स्पेसिस, मतलब जब आपने उसका डाइसेक्शन देखा था तो वो स्पंज जैसा था, उसमें कई सारी कैविटीज़ आपको विजुलाइज करनी है, जो स्पेशली डोर्सल जो ब्लड वेजल्स थी जब वो ब्लड कैरी करती हैं तो वो उसमें जाके फिलअप हो जाती हैं, तो ब्लड फिलअप होने पे ये इरेक्टाइल हो जाता है। तो इसीलिए डेट्स वाई यहाँ पर जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट या वी कैन से इंटरकोर्स या वी कैन से कोपुलेशन, तो कोपुलेशन के दौरान जो हमारा पेनिस इरेक्टाइल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो स्पेस वहाँ पर आप देख रहे हैं उस स्पेस को हम वेस्कुलर स्पेस होता है कहते हैं, और जनरली वो ब्लड से फिलअप हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो पेनिस है स्टूडेंट्स वो बिकम इरेक्टाइल हो जाता है किस दौरान, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ओके, या वी कैन से कोपुलेशन या इंटरकोर्स। अब आपको याद रखना है कि हम इसमें पहले टिश्यू की बात करेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताएंगे कि वो कौन से साइड में लोकेटेड होता है। जैसा पेयर्ड इरेक्टाइल बॉडीज़ क्योंकि पेयर्ड में थे। ओके, और बॉडी डोर्सल टू द यूरेथ्रा। ओके, डोर्सल टू द यूरेथ्रा का मीन्स यूरेथ्रा वेंट्रल सरफेस पे था, तो उसके जस्ट अपोजिट जो लोकेशन थी जो उसके ऊपर सरफेस पर लोकेटेड थे वो डोर्सल पोर्सन है, याद रखिएगा। ओके, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन। तो जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इरेक्शन में पेनिस के, वो किसका होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा का होता है। नेक्स्ट है कॉर्पस स्पोंजियोसम। ओके, तो ये याद रखना है कि इन सराउंडिंग ऑफ द यूरेथ्रा, आपको मैंने वहाँ पर मेंशन किया था कि एक स्मॉल ओपनिंग आप देख रहे थे, तो उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू आपको दिख रहा था डेट इज़ योर कॉर्पस स्पोंजियोसम एंड प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द यूरेथ्रा ड्यूरिंग इरेक्शन। एक्चुअल में जब इरेक्शन होता है पेनिस का, तो पेनिस के इरेक्शन के दौरान स्टूडेंट्स जो यूरेथ्रा है वो बिल्कुल कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि उसके सराउंडिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। डेट्स वाई ये इसके कोलैप्स को बचाता है, जिससे जो सीमन है या वी कैन से जो यूरिन है वो कंटिन्यू फ्लो करता रहे।
तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो प्रिवेंशन का काम करता है, जिससे यूरेथ्रा कोलैप्स ना करे और उसमें कंटिन्यूस सीमन या फिर यूरिन फ्लो करता रहे। ओके, क्योंकि इट्स अ वेरी थिन पाइप। ओके, दैट्स वाई आपको याद रखना है कि इसका जो फंक्शन होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम का, वो इरेक्शन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करना भी होता है, किससे? कोलैप्सिंग से। सो आई होप स्टूडेंट यू आर नाउ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।